हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने सीखा कि थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है, सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में हमने देखा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, बाउंड्रीज के बारे में हमने वहां पे देखा, यानी कि बेसिक चीजें हमने वहां पे देखा। आगे प्रोसीड करते हैं, होमोजेनियस सिस्टम एंड हेट्रोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस system and heterogeneous system। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में बन जाता है, छोटा सा क्वेश्चन। देखिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है। सपोज कोई सिस्टम है, सपोज एक कोई कंटेनर है, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों गैसों का यहां पे मिक्सचर है। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम जो सेम फेस से मिलकर के बना हो। सेम फेस का मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन भी आपका क्या है, गैस फेस, और हाइड्रोजन भी आपका कौन सा है, गैसेस फेस, गैस फेस। तो दोनों ही क्या है, गैस फेस। ठीक है, कोई ऐसा सिस्टम जो सिंगल फेस से मिलकर के बना हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है, यानी होमोजेनियस सिस्टम की डेफिनेशन क्या निकल गई, ए सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल फेस, ए सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल फेस, सिंगल फेस। एसएससी जेईई 2014 में यहां से क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि हाइड्रोजन और मीथेन का मिक्सचर है, आप बताइए कौन सा सिस्टम होगा। तो हाइड्रोजन आपका क्या है, गैस है, मीथेन भी आपका क्या है, गैस है। तो आंसर होगा आपका क्या, होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जो मोर देन दो फेस से मिलकर के बना हो। फॉर एग्जाम्पल, यह सपोज कोई कंटेनर है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है और वाटर है। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर है। ठीक, तो हाइड्रोजन आपका कैसा है, गैसियस सिस्टम, गैस फेस। ठीक, और वाटर क्या है आपका, लिक्विड फेस, लिक्विड फेस। तो दो फेस हो गया ना, एक गैस हो गया, एक लिक्विड हो गया। ठीक है, तो दो फेस से मिलकर के बना हुआ, दो डिफरेंट फेस से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इसलिए कौन सा सिस्टम होगा आपका, हेट्रोजेनियस सिस्टम। यानी कहने का मतलब वो ये हुआ, ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन टू फेस, दैट इज आपका क्या होगा, हेट्रोजेनियस सिस्टम। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक, तो होमोजेनियस वो है जो एक सिंगल फेस से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, और हेट्रोजेनियस कौन सा है आपका, जिसमें दो से ज्यादा फेस होते हैं, दो से ज्यादा फेस का मिक्सचर होता है। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। आगे आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच या व्यू पॉइंट। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच या मैक्रोस्कोपिक अप्रोच या व्यू पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सपोज एक कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस फिल है। ठीक है, कोई एक गैस इसके अंदर फिल है। ठीक है, तो आपको पता है कि गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, जब गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनकी अपनी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होगी, क्योंकि
जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होगी, ठीक है। एक एक गैस के मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट डिफरेंट मास होगा, हर गैस के मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर डिफरेंट डिफरेंट मास है और डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी है, यानी कि सपोज मास m1, m2, m3, m4 इस तरीके से m इनफाइनाइट तक इस तरीके से, ठीक। वेलोसिटी c1, c2, c3, c4 इस तरीके से इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सभी मॉलिक्यूल्स का अपना क्या होगा कि एक अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mc², ठीक। तो समस्या यहां पे ये बनी कि एक एक मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी किया जाए, ठीक है, या एवरेज मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी किया जाए, उनके बारे में एनालिसिस किया जाए, ठीक। तो माय डियर, अगर आप एक एक मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एक एक मॉलिक्यूल्स का आप मास निकालिए, एक एक मॉलिक्यूल्स की आप वेलोसिटी फाइंड आउट करिए, ठीक है, फिर एक एक मॉलिक्यूल्स की आप काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, उसके बिहेवियर के बारे में आप स्टडी करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि आप एवरेज बिहेवियर ले लीजिए, ठीक है, एवरेज मास ले लीजिए और एवरेज वेलोसिटी ले लीजिए, फिर आपकी क्या मिल जाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है, जो कि थोड़ा सा क्या होगा, कम टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक। तो यहां पे माय डियर, अगर आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर के बारे में आप स्टडी करते हैं, तो ये आपका आएगा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंतर्गत, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंतर्गत, ठीक है। अगर आप एवरेज बिहेवियर के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, एवरेज मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपका आएगा माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए इसको आप ध्यान में कैसे रखेंगे, यहां पे देखिए माइक्रोस्कोपिक में आई आ रहा है, ठीक है, तो यहां पे भी क्या है, आई इंडिविजुअल, ठीक। माइक्रोस्कोपिक में ए आ रहा है, ठीक है, तो यहां पे क्या आ रहा है, एवरेज, ठीक है। कभी कभी जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा, तो आप बोल देते हो थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। जैसे ही आपने थर्मोडायनेमिक्स बोला वैसे बोलता है कि क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स या स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। तो फिर आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो कि ये किस चिड़िया का नाम है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपका आएगा स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। एवरेज मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो ये आएगा आपका क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, और आप पढ़ते हो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आप स्टडी करते हो, ठीक है। स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है, ठीक है, इसको हम यूज कहां पे करते हैं, इसको हम यूज करते हैं यूज्ड एट हायर एल्टीट्यूड हायर एल्टीट्यूड में क्या होता है कि जो डेंसिटी होती है ये बहुत ही कम होती है, ठीक है, डेंसिटी बहुत कम होती है, और डेंसिटी आपको ये पता है कि ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर डेंसिटी कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स, जो मास होंगे वो कम होंगे, ठीक है, गैस का मास कम होगा तभी तो डेंसिटी कम होगी, ठीक है। और मास अगर कम है इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेस होंगे, यानी कि कम होंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, ठीक है, तो आपके लिए क्या होगा कि एक एक मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना आपके लिए आसानी होगा, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यानी कि स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स हम कहां पे यूज करते हैं,
एट हायर एल्टीट्यूड, जहां पे डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ठीक है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स यानी कि एवरेज मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जो एवरेज मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर यानी क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे सपोज यही कंटेनर है। ठीक है, इसी कंटेनर में आप देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि इस कंटेनर में आप ये बताइए, इस कंटेनर में जो गैस फिल है, इसके द्वारा, इस कंटेनर में जो गैस फिल है, इसके द्वारा इस सरफेस पे, ठीक है, ये बॉटम सरफेस है, इस सरफेस में कितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, कितना प्रेशर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रेशर फोर्स P इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। देखिए एरिया तो आपको पता है कि ये एरिया, इस पे पूछा जा रहा है। ठीक है, एरिया आपको पता है, लेकिन ये फोर्स जो है, ठीक है, ये फोर्स आपका क्या होता है, ये होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज मोमेंटम, एवरेज मोमेंटम। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज मोमेंटम जो आपकी क्या होती है, फोर्स। ठीक है, यानी कि जो एवरेज मॉलिक्यूल्स के मोमेंटम में जो चेंजेस होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वही आपका क्या होगा, फोर्स, और ये आपका होता है पर यूनिट एरिया। ठीक, तो जो स्टैटिक, जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है उसी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि एवरेज मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, देखिए काइनेटिक एनर्जी थ्योरी ऑफ गैस क्या कहती है कि सपोज कोई एक कंटेनर है, आपको ये पता है कि कोई एक कंटेनर है, सपोज इसके अंदर गैस के, सपोज गैस कोई फिल है। ठीक है, तो गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, हर मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, अपना मास होगा, अपनी पोजीशन होगी, अपनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, और अपना मास होगा अलग अलग। ठीक है, तो हर गैस के मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, अलग अलग क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, और ये क्या होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रैंडम मोशन में होते हैं। ठीक है, रैंडम मोशन में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ठीक, तो जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगा आपका, हाफ m1 c1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 c2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 c3 स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक, अब देखिए आपको क्या करना है, आपको करना क्या है कि आपको क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। ठीक है, स्टैटिकल नहीं। ठीक, तो ये होगा क्या, इक्वल्स टू सिग्मा m CRMS का स्क्वायर। ठीक है, जहां पे ये CRMS है, ठीक है, CRMS, ठीक, इसको बोला जाता है रूट मीन, रूट मीन, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और आपको ये पता है कि जो मीन वर्ड है इसी का मतलब क्या होता है, एवरेज। ठीक, और ये CRMS इज इक्वल टू, ये आपका क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 3RT बाई m। ठीक है, देखिए इसका जो डेरिवेशन है आपके सिलेबस में नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, CRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाई m, जहां पे R आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट,
कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक, और टेम्परेचर T, ये T आपका क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है, जिसको आप एब्सोल्यूट स्केल बोलते हो, ठीक है, ध्यान रखना ये केल्विन में है, एब्सोल्यूट स्केल, ठीक, और ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। तो यहां पे मैं समझता हूं कि आपको क्लियर होगा ये सारी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम आगे टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी आपका फर्स्ट टॉपिक चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये कम से कम 6 से 7 लेक्चर में आपका पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। अभी आपका फर्स्ट लेक्चर जो है यूट्यूब पे डाला हुआ है, मैंने कमेंट्स में देखा है कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर कोर्स कंप्लीट करवा देना, ठीक है। आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा, ठीक है। एक एक चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर जैसे आपका चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर है, पूरी इसकी थ्योरी कंप्लीट करूंगा मैं, ठीक है। साथ ही साथ थ्योरी में आपसे डिस्कस करता चलूंगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब थ्योरी एंड होगी, ठीक, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें करवाएंगे, ठीक है। कन्वेंशनल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी जिस चैप्टर में, ठीक है, कन्वेंशनल क्वेश्चन भी हम करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। आप बस केवल क्या करिए, रिवाइज करते हुए चलिए, ठीक है। इसमें अगर आप मक्कारी करोगे, ठीक, तो सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। आपको क्या करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन करना होगा, ठीक है। रिवीजन पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। देखिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर वर्ड इक्विलिब्रियम को आप देखो, ठीक है, वर्ड इक्विलिब्रियम, ठीक, इसके बारे में आपको पता है, बच्चे को पता है कि वर्ड इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वलिटी ऑफ समथिंग, इक्वलिटी ऑफ समथिंग, ठीक। इक्वलिटी ऑफ समथिंग, समथिंग का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर सेम है तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, अगर फोर्सेस सेम है, प्रेशर सेम है तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अगर इक्वल पोटेंशियल है, ठीक है, तो पोटेंशियल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन उसमें नहीं हो रहा, ठीक। तो एक ऐसे सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, की सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें 3 नेचर हो। पहला क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर सेम, ठीक है, सेम टेम्परेचर, ठीक, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सिस्टम का टेम्परेचर 20 डिग्री सी है तो सराउंडिंग का भी टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री सी होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों कैसे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि टेम्परेचर सेम है, ठीक है। दूसरी चीज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि सेम फोर्स और प्रेशर, सेम फोर्स और प्रेशर, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कैसा हो, सेम फोर्स हो, ठीक है, और या प्रेशर सेम हो, ठीक। थर्ड है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, that means equality of potential, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ पोटेंशियल
का मतलब ये हुआ कि अगर पोटेंशियल इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, नो रिएक्शन अकरिंग, नो रिएक्शन अकरिंग किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, ठीक है। जिस सिस्टम में ये तीनों इक्विलिब्रियम लाई करेंगे, ठीक है, तीनों इक्विलिब्रियम लाई करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन से पूछ जाता है कि विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऑप्शन मिलेगा इट शुड बी थर्मल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन बी इट शुड बी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ऑप्शन सी इट शुड बी केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ऑप्शन डी होगा इट शुड बी थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये रही आपकी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम यानी कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एंड एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज कोई कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में कोई फ्लूइड फिल है, फ्लूइड मतलब कोई लिक्विड या गैस फिल है, ठीक है। सपोज इस कंटेनर में जो भी फ्लूइड फिल है, ठीक है, उसका टेम्परेचर सपोज 20 डिग्री सी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया 20 डिग्री सी, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इस कंटेनर को 3 पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3, ठीक। 3 पार्ट में आप तोड़ लो, 4 में कर लो, इनफाइनाइट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 3 पार्ट में इसको पार्टिसिपेट कर दिया, ठीक है, पार्टीशन लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। अब आपसे कोई अगर पूछे कि आप टेम्परेचर T1 बताइए, T2 बताइए, T3 बताइए, पूरे का टेम्परेचर 20 डिग्री सी है, ठीक है। T1 टेम्परेचर बताइए, इसका टेम्परेचर बताइए, इसका बताइए, इसका बताइए, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि टेम्परेचर T1 जो है ये भी 20 डिग्री सी है, टेम्परेचर T2 ये भी 20 डिग्री सी है, टेम्परेचर T3 ये भी आपका 20 डिग्री सी, ठीक है। यानी कि जो टेम्परेचर है ये सिस्टम के मास या साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। सिस्टम के मास या साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी की जो डिफिनेशन निकल के आई, ठीक है, ये क्या है आपका, इंडिपेंडेंट ऑन साइज और मास ऑफ द सिस्टम, साइज और मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। देखिए याद करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पे क्या है, इन है, ठीक है, और यहां पे भी क्या है, इन है, ठीक। तो यहां पे भी क्या है आपका, इन है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑन साइज और मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये तो फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक। सेकेंड एग्जांपल जैसे प्रेशर, प्रेशर, ठीक है। सपोज सेम कंटेनर है, ठीक है, कोई गैस या लिक्विड इसके अंदर फिल है, ठीक है, कोई भी गैस या लिक्विड इसके अंदर फिल है, ठीक। इस कंटेनर में जो
गैस फिल है, सपोज इसका प्रेशर 10 बार, ठीक है 10 बार है। आपने क्या किया, फिर से इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, 1 2 3, ठीक है 1 2 3, ठीक है 3 पार्ट में इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया। आप इनफाइनाइट पार्ट में कर सकते हो, हमने एग्जांपल के तौर पर 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेशर आप बताइए 1 पे, 2 पे बताइए और 3 पे बताइए, ठीक है। तो माय डियर ये आपका 10 बार ही आने वाला है, 10 बार, ठीक 10 बार, ठीक है। अब देखिए कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि प्रेशर P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में आप देखिए कि यहां पे एरिया तो कम हो गया, ठीक है। देखिए एरिया तो कम हुआ है, ठीक, लेकिन साथ में साथ क्या हो रहा है, यहां फोर्स भी कम हो रहा है, ठीक, क्योंकि जो 2 वाला पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट में क्या होगा कि सिर्फ इतने गैस के मालिक्यूल के द्वारा ही, ठीक है, इतने ही गैस के मालिक्यूल के द्वारा ही फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा, ठीक है, इतने ही गैस के मालिक्यूल के मास के द्वारा ही फोर्स एग्जर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो फोर्स भी तो कम हो रहा है, जब फोर्स भी कम हो रहा है, ठीक है, और एरिया भी कम हो रहा है, तो ये है आपका रेशियो, ठीक है। तो कट पिट के आपका क्या आएगा, वही 10 बार, ठीक। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर है ये भी साइज या मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो कैसी प्रॉपर्टी हुई है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक। तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है। थर्ड एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि डेंसिटी। थर्ड एग्जांपल है आपका सी, डेंसिटी रो, ठीक। सपोज कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई गैस या लिक्विड फिल है, ठीक है, इसकी मास सपोज 10 kg है, ठीक है, और वॉल्यूम सपोज 2 मीटर क्यूब है, ठीक। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी रो इक्वल टू m अपॉन v इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 kg पर मीटर क्यूब, ठीक। 1 मीटर क्यूब में डेंसिटी का मतलब क्या होगा कि 1 मीटर क्यूब में 5 kg मास है, ठीक, 1 मीटर क्यूब में, ठीक। तो आप ये बताइए अगर इसको हम 2 मीटर क्यूब है, ठीक, इसका वॉल्यूम, इसको अगर हम 2 पार्ट में तोड़ दें, 1 मीटर ये हो गया और 1 ये हो गया, ठीक। तो जो डेंसिटी इसकी इस वाले पार्ट की होगी, जो मास के मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे, ठीक है, वही क्या होगी, इसकी भी होगी, ठीक है, और वही क्या होगी इस पूरे कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स की होगी। डेंसिटी थोड़ी नीचे में होगी, इस पार्ट की, इस पार्ट की, इस पार्ट की, आप इनफाइनाइट पार्ट में आप तोड़ लीजिए, ठीक है। डेंसिटी साइज के हिसाब से चेंज थोड़ी ना होगी, ठीक। तो डेंसिटी आपकी क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे आपका विस्कोसिटी, ठीक है। किसी कंटेनर में सपोज कोई शहद फिल है, ठीक है, हनी जिसको बोलते हैं, ठीक, हनी अगर फिल है तो जो भी उसकी विस्कोसिटी होगी, ठीक, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसमें से 10 ग्राम अगर हनी निकाल लिया, ठीक है, तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, उसका गाढ़ापन कम हो जाएगा। तो मास या साइज पे तो डिपेंड नहीं कर रही सिस्टम पे। तो विस्कोसिटी भी आपका क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी सपोज कोई आयरन है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी x है, ठीक है, 100 मीटर का आयरन है, लेंथ उसकी 100 मीटर है, ठीक है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी सपोज x है। उसको आप क्या करिए, उसका 2-3 पार्ट काट लीजिए, तो क्या उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी क्या, या ज्यादा हो जाएगी, चेंज तो नहीं होगी, ठीक है। यानी कि मास और साइज पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप नोट कर लेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, क्या हुआ, टेम्परेचर, ठीक, प्रेशर, याद बिल्कुल नहीं करना है आपको, कंसेप्चुअली सोचना है। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी के, थर्मल
कंडक्टिविटी के एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या होंगे आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सेकेंड, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए ये किस टाइप की प्रॉपर्टी है। सपोज कोई कंटेनर है, इसमें कोई फ्लूइड फिल है। ठीक है, गैस या लिक्विड। सपोज इस कंटेनर में जो भी गैस या लिक्विड फिल है उसका वॉल्यूम 20 मीटर क्यूब है। ठीक है, अब आप इसको क्या करिए, 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3 ही में करिए, आप 4 में कर दीजिए, 5 में कर दीजिए, 10 में कर दीजिए, इनफाइनाइट में कर दीजिए। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि V1 बताइए, V2 बताइए, V3 बताइए, तो क्या V1 V2 V3 ये सेम रहने वाली है जो V है? ऐसा तो नहीं है भाई। पूरे कंटेनर का वॉल्यूम 20 है तो इस वाले पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वो तो 20 नहीं होने वाला है। ठीक, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है ये मास या साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो मास या साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन मास और साइज ऑफ द सिस्टम के मास या साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेम कंटेनर, सपोज दूसरा एग्जांपल, सेम कंटेनर है। ठीक है, इसमें कोई गैस या लिक्विड फिल है। ठीक, सपोज इसका मास 10 kg है। ठीक है, जो भी गैस फिल है 10 kg। ठीक, इसको आपने क्या किया, फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3। ठीक, अब अगर आपसे कोई पूछे कि M1 M2 M3, ठीक है, आप बताइए क्या होगा, तो क्या ये 10 kg ही रहने वाली है क्या? ऐसा तो नहीं है। ठीक है भाई, पूरे कंटेनर में जो भी गैस फिल था उसका मास 10 kg था। ठीक है, तो M1 जो है इस वाले छोटे से पार्ट का मास क्या होगा, कम हो जाएगा, 2 kg 5 kg जो भी होगा, लेकिन 10 नहीं होगा। ठीक, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो मास है, ठीक है, वो सिस्टम के किस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। तो मास भी आपका क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, वॉल्यूम और मास दोनों ही आपके क्या हो गए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखिए काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होता है, 12 mv²। ठीक है, अब देखिए m क्या है, आपका मास। ठीक, जब मास आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो काइनेटिक एनर्जी भी आपकी क्या हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पोटेंशियल एनर्जी ये आपकी क्या होती है, mgh। ठीक, यहां पे भी आपके क्या आ रहा है, मास आपके क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी क्या होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा, ठीक है, जैसे आपकी एंट्रोपी हो गई, इंथैल्पी हो गई। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो कि ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, सब की सब क्या होंगी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जब हम एंट्रोपी और एंथैल्पी पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे मैं आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि एग्जाम्पल को इसके नोट करेंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल है, वॉल्यूम,
वॉल्यूम, मास, all form of energy, all form of energy, that is kinetic energy, potential energy, entropy, enthalpy, internal energy, इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा। ठीक, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में यहां से एक नंबर, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है माय डियर, यहां पे हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे। ठीक है, नोट नंबर वन। ठीक, जैसा कि आपने देखा कि डेंसिटी रो इज इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन बी। ठीक, एम अपॉन बी। अब यहां पे देखिए आपने क्या सीखा कि मास भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन डेंसिटी को आपने क्या देखा, ये आपकी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नोट नंबर वन में नोट करेंगे कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, is always intensive प्रॉपर्टी। ठीक, क्लियर है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक, सेकंड नोट है आपका, नोट नंबर 2। नोट नंबर सेकंड, ठीक है। देखिए जैसे आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम स्मॉल वी, ये क्या होता है आपका, कैपिटल वी अपॉन मास। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। ठीक है, ये आपका क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब देखिए आपको ये पता है कि ये भी आपका क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, मास भी क्या आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी नोट नंबर 1 में आपने क्या लिखा कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होगा आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी स्पेसिफिक क्वांटिटीज होंगी, ठीक है, जितनी भी स्पेसिफिक क्वांटिटीज होंगी वो सब की सब क्या होंगी, आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है, तो नोट करके लिखेंगे आपका यहां पे कि ऑल स्पेसिफिक क्वांटिटीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम तो है ही, ठीक है, स्पेसिफिक इंट्रोपी स्मॉल एस इक्वल टू कैपिटल एस बाई एम। ठीक है, स्पेसिफिक एंथैल्पी स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच बाई एम। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी स्मॉल यू इक्वल टू कैपिटल यू बाई एम।
जितनी भी स्पेसिफिक क्वांटिटी होंगी वो क्या होंगी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सबकी सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये दो, यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। आगे के सेशन में हम देखेंगे कि स्टेट क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।